बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 4 और हम दो टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक वैक्यूल है और दूसरे नंबर पे सेंट्रियोल्स है। दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैक्यूल्स। हमेशा की तरह हर ऑर्गेनेली में हम जिस तरह स्टार्ट के अंदर उसकी एटिमोलॉजी, उसकी नेमिंग को डिस्कस करते हैं, वैक्यूल को भी हम इसकी नेमिंग इसके नाम से शुरू करेंगे। वैक्यूल को ये नाम दिया क्यों गया है? वैक्यूल का वर्ड एक लैटिन वर्ड वेकस से निकला है। वेकस, वेकस का मतलब होता है एम्प्टी, खाली। सेल के अंदर ये एक किस्म की स्टोरेज साइट्स हैं, खाली जगह हैं। ये मखसूस ऑर्गेनेली जिनको हम वैक्यूल्स का नाम दे रहे हैं, ये स्टोरेज साइट्स के तौर पे करती हैं, खाली जगहों के तौर पे काम आती हैं, एम्प्टी हैं और इनको सेल मुख्तलिफ चीज़ों को स्टोर करने के लिए डिफरेंट पर्पसेस, जिनमें बेसिकली जो नुमाया किरदार है वो स्टोरेज के तौर पे ये कर रही होती हैं अपनी इस एम्प्टी स्पेस की वजह से। इसीलिए इनको ये नाम वैक्यूल का दिया गया। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। सिंगल मेम्ब्रेन होगी यानी एक ही मेम्ब्रेन। बहुत सारी ऑर्गेनेली हमने पहले भी डिस्कस की हैं इस साइटोलॉजी के चैप्टर में, जिनमें क्या था कि वो सिंगल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल थी। तो यहाँ ये भी क्या है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, यानी इसमें भी क्या है, एक ही मेम्ब्रेन मौजूद होगी। कहाँ पे पाई जाएगी? साइटोप्लाज्म में। इसलिए हम वर्ड साइटोप्लाज्मिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्या है, हैविंग स्टोरिंग एबिलिटी, हैविंग स्टोरेज एबिलिटी, जिसके अंदर चीज़ों को स्टोर करने की सलाहियत हो। एक मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेली जिसके अंदर चीज़ों को स्टोर करने की सलाहियत हो, इसको हम वैक्यूल और प्लूरल में वैक्यूल्स का नाम देते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, जो कि हम मेम्ब्रेन एज ए डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। तो वैक्यूल में मेम्ब्रेन मौजूद है, जिस वजह से हम मेम्ब्रेन का वर्ड यहाँ मेंशन कर रहे हैं, उस मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। और ये टोनोप्लास्ट जो है ये स्पेशल है। वैक्यूल के अंदर इसके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल एबिलिटी रखती है, स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। बहरहाल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली और जिसके अंदर स्टोरिंग एबिलिटी हो, इसको हम वैक्यूल का नाम देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अकरेंस। कहाँ पाई जाती है? अकरेंस के हवाले से देखा जाए तो क्योंकि मेम्ब्रेन मौजूद है, मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल ऑर्गेनेली है, तो इसलिए ये कंफर्म है कि यूकैरियोट्स में पाई जाती है। यूकैरियोट्स में भी स्पेशली कहाँ पे? एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर। लेकिन एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर इसके अंदर थोड़ी वेरिएशंस हैं, चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं। उनमें पहली बात, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल सेल में मल्टीपल होंगी, कई होंगी, एक से ज़्यादा तादाद में। लेकिन तादाद जो है वो क्या है, इनकी ज़्यादा होने के साथ साथ साइज़ बहुत छोटा होता है। यानी हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं कि वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट दे आर स्मॉल इन साइज, लार्ज इन नंबर। ज़्यादा तादाद में होंगे लेकिन साइज इनका छोटा होगा एनिमल सेल के अंदर। लेकिन प्लांट सेल में ये मुख्तलिफ है, साइज बड़ा होगा इनमें, जबकि क्या होगा, इनकी जो तादाद है वो कम, और वो क्या है, सिंगल। हम इसीलिए कहते हैं कि प्लांट सेल कंटेन सिंगल लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल। होता ये है कि स्टार्ट में जब प्लांट सेल की फॉर्मेशन होती है तो वो साइज में छोटा होता है, उसमें बिल्कुल वैक्यूल नहीं होता, वो नॉन वैक्यूलेटेड होता है। ऐसा ऐसा वो ग्रो करना शुरू करता है तो उसमें क्या है, वैक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, एक से ज़्यादा छोटे वैक्यूल्स बनते हैं, लेकिन बाद में क्या है, वो वैक्यूल एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं। सिलेबस में एक वर्ड यूज़ किया गया है, कोलिसेंस। कोलिसेंस का मतलब होता है फ्यूज़ होना। तो क्या होगा, जब बहुत सारे वैक्यूल, छोटे और बहुत ज़्यादा तादाद में ये वैक्यूल्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, उनमें कोलिसेंस होती है, फ्यूजन होती है, तो इस फ्यूजन के नतीजे में लार्ज सेंट्रलाइज्ड सिंगल वैक्यूल की फॉर्मेशन होगी प्लांट सेल के अंदर। और ये डायग्राम इसी कंसेप्ट को प्रेजेंट कर रही है कि स्टार्ट में जब वैक्यूल प्लांट सेल की फॉर्मेशन हुई तो उसमें कोई वैक्यूल नहीं था, नॉन वैक्यूलेटेड था।
फिर थोड़ा ग्रो करता है तो इसमें बहुत सारे छोटे वैक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, और ये वैक्यूल्स क्या है, कोलिसेंस के नतीजे में सिंगल लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, और इस लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल की वजह से बाकी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो क्या है, पेरिफेरी पर चली जाती हैं। पेरिफेरी का मतलब होता है अतराफ में, साइडों पे चली जाती हैं, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है, सेंटर में होता है, तो बाकी चीज़ों को वहाँ सेल के सेंटर में मौजूद होने की जो है वो वजह नहीं मिलती, वो वहाँ मौजूद नहीं रह सकती, इसलिए वो क्या है, साइडों पे चली जाती हैं, अतराफ में चली जाती हैं। तो सिंगल लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल प्लांट सेल में, जो कि इन प्लांट सेल के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। फाउंड इन एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल, बट इन प्लांट्स इट इज सिंगल लार्ज एंड सेंट्रल, एक बड़ा और सेंटर में पाया जाता है। इन एनिमल्स दे आर स्मॉल एंड मैनी, तो एनिमल सेल में वो जैसे यहाँ पे सेंट्रल स्टेज पे छोटे थे, और ये छोटे जो थे वो फर्दर क्या होगा, इन्होंने इन एनिमल सेल दे आर स्मॉल मैनी एंड मैनी नंबर, यानी तादाद में ज्यादा होंगे। इन एनिमल्स दे आर स्मॉल एंड मैनी नंबर, यानी साइज में छोटे होंगे और तादाद में ज्यादा होंगे। तो ये डायग्राम जो है ये उसी चीज को एक्सप्लेन कर रही है कि बिल्कुल कोई वैक्यूल नहीं है, छोटे वैक्यूल बने ज्यादा, फिर फ्यूजन हुआ और इसी तरह क्या है, सिंगल सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल की फॉर्मेशन हुई। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो एनिमल सेल में यही कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है, लेकिन फर्दर कोलिसेंस नहीं होती, इसीलिए लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल की फॉर्मेशन नहीं होती। और कोलिसेंस के नतीजे में ये लार्ज वैक्यूल की जो फॉर्मेशन हो रही है ये इंपॉर्टेंट है, प्लांट सेल के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये चेंजेस हो रही हैं, वैक्यूल उस हिसाब से अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। लास्ट पॉइंट है फंक्शंस, कि वैक्यूल कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वैक्यूल के फंक्शंस में जो सबसे मेन फंक्शन है, जो बाकी फंक्शंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो स्टोरेज। डिफरेंट सब्सटेंसेस की स्टोरेज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, स्पेशली स्टोरेज ऑफ वाटर, स्पेशली स्टोरेज ऑफ सेल प्रोडक्ट्स एज वेल एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स। पानी डाइल्यूटेड फॉर्म में, सैप की फॉर्म में स्टोर होता है। सेल के मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो मुख्तलिफ रिएक्शंस के नतीजे में सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनको स्टोर किया जाता है, और साथ ही साथ इंटरमीडिएटरी मेटाबोलाइट्स, इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो जो सेल के अंदर प्रोड्यूस होने वाले हैं उनको भी स्टोर किया जाता है। इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, अगर एक रिएक्टेंट ए है और उसने प्रोडक्ट में चेंज होना है, प्रोडक्ट का नाम फर्ज करें डी है, तो रास्ते में बी की भी फॉर्मेशन होगी, सी की भी फॉर्मेशन होगी। ए पहले कन्वर्ट होगा बी में, बी कन्वर्ट होगा सी में, और सी कन्वर्ट होगा फाइनल प्रोडक्ट डी के अंदर। ये दरमियान में बी और सी के नाम से जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं इनको हम इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स, इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स का नाम देते हैं। तो रिएक्शन जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चीज़ें कन्वर्ट हो रही होती हैं रिएक्शन के दौरान, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में बनने वाले जो इंटरमीडिएटरी सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स का नाम देते हैं। तो स्टोरेज डिफरेंट सब्सटेंसेस की होती है। इनमें जो वाटर है, वाटर की स्टोरेज फर्दर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है। किस तरह? पानी जो है अगर साइटोप्लाज्म में स्टोर हो तो साइटोप्लाज्म डाइल्यूट हो जाएगा, और डाइल्यूट होने से क्या है, ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। इस सेल अपने नॉर्मल फंक्शंस जो है वो उनको लेके नहीं चल सकेगा, और बहुत सारे फंक्शंस मुतासर होने की वजह से सेल सर्वाइव नहीं कर सकेगा। पानी प्लांट सेल के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन क्या है, साइटोप्लाज्म में स्टोर नहीं करना। स्टोर कहाँ पे किया जाएगा? वो वैक्यूल के अंदर स्टोर किया जाएगा। वैक्यूल में जैसे ही पानी स्टोर किया जाता है तो पानी क्या है, इसकी मौजूदगी दीवारों के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती है। इस प्रेशर को नाम दिया जाता है टर्गर प्रेशर। ठीक ऐसे ही जैसे हम गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं तो हवा जो है वो गुब्बारे की दीवारों पर प्रेशर डालती है, और वो प्रेशर क्या करता है, उस गुब्बारे को फुलाव की शक्ल देता है। अगर उस हवा की जगह हम गुब्बारे में पानी डालें तो पानी भी सेम वही कंडीशन क्रिएट करेगा जो हवा ने की थी। तो पानी की वजह से क्या हुआ कि गुब्बारे की दीवारों पर भी प्रेशर बनेगा। ठीक उसी तरह हम सेल के अंदर भी देखते हैं कि प्लांट सेल में सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल में जब पानी भरा जाता है तो ये पानी क्या करता है, इस वैक्यूल की दीवारों पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ये प्रेशर क्या है, सेल पर पड़ेगा,
और इस सेल पर प्रेशर जो है इस सेल को अपनी शेप मेंटेन करने में, इस सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करने में, इस सेल को अपनी स्पेसिफिक पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प कर रहा होता है। खासकर उन प्लांट सेल्स के अंदर, उन प्लांट्स के अंदर जिनमें कोई सपोर्टिव स्ट्रक्चर नहीं होता, उनमें ये वैक्यूल के अंदर जो स्टोरेज है, ये जो प्रेशर है जिसको हम टर्गर प्रेशर का नाम दे रहे हैं, जो पानी के इस वैक्यूल के अंदर स्टोर होने की वजह से क्रिएट हो रहा है, ये उनको शेप और उनको नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा होता है। तो स्टोरेज डिफरेंट सब्सटेंसेस की हो रही है, लेकिन उस स्टोरेज में वाटर की जो स्टोरेज है वो प्लांट सेल को स्पेसिफिक शेप, स्पेसिफिक पोजीशन प्रोवाइड करती है, और पानी की ये स्टोरेज सेल के अंदर टर्गर प्रेशर क्रिएट करती है। तो क्या होगा, पानी और मुख्तलिफ सब्सटेंसेस स्टोर होते हैं, उनमें पानी की स्टोरेज क्या करती है, प्रेशर क्रिएट करती है। प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर का नाम देते हैं। इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, सेल एक्सपेंड करेगा। सेल एक्सपेंड करेगा तो अपनी एक नॉर्मल शेप जो है उसको मेंटेन कर पाएगा, और ये नॉर्मल शेप क्या है, सेल की फंक्शनिंग के लिए, इवन सेल के दूसरे जो उसकी जो पोजीशन वगैरह उसको मेंटेन करने में हेल्प कर रही होती है। तो यही चीज़ फंक्शंस में भी एक्सप्लेन की गई है। इनमें एक फंक्शन में पहला पॉइंट है वैक्यूल से रिलेटेड, वैक्यूल सर्व टू एक्सपेंड प्लांट सेल विदाउट डाइल्यूटिंग इट्स साइटोप्लाज्म। वैक्यूल क्या करता है, प्लांट सेल को डाइल्यूट हुए बिना, पतला हुए बिना फैलने में मदद देता है। दूसरे नंबर पे वैक्यूल आल्सो फंक्शन एज अ स्टोरेज साइट। डिफरेंट सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ चीज़ों को स्टोर करने के लिए जगह फराहम करता है वैक्यूल, और वो कौन कौन सी हो सकती हैं स्टोरेज प्रोडक्ट्स, इनमें वाटर, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट और सेल प्रोडक्ट्स। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनमें सेल प्रोडक्ट, वाटर और इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स इनको स्टोर करने में हेल्प कर रहा होता है। और आखिरी पॉइंट फंक्शन से रिलेटेड, दे आल्सो प्रोवाइड टर्गर प्रेशर। ये टर्गर प्रेशर भी प्रोवाइड करता है जो कि पानी को स्टोर करने की वजह से मिल रहा होता है प्लांट सेल को, और ये टर्गर प्रेशर प्लांट सेल को शेप प्रोवाइड करता है, उसको उसकी पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प कर रहा होता है, और ये पोजीशन, उसकी जो शेप है उसको सरवाइव करने में इवन हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रियोल के नाम से। सेंट्रियोल को ये नाम क्यों दिया जाता है? सेंट्रियोल में अगर हम इसके वर्ड का फर्स्ट पार्ट देखें तो ये सेंटर से निकला है, यानी ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, ऐसी ऑर्गेनेली जिसका ताल्लुक सेंटर से हो, और एक्चुअली इसको ये नाम इसकी लोकेशन की वजह से दी गया। ये वो ऑर्गेनेली है जो नॉर्मली सेल के सेंटर में पाई जाती है, उस सेंट्रलाइजेशन की वजह से इन स्ट्रक्चर, इन सब्सटेंसेस को ये नाम दिया जाता है, और हम इनको नाम देते हैं सेंट्रियोल्स का। सेंट्रियोल्स की सबसे पहले डेफिनेशन है साइलेंड्रिकल अरे। अरे एक्चुअली अरेंजमेंट के लिए है, तरतीब, और साइलेंड्रिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर जैसे अगर हम मार्कर की शेप देखें तो ये लॉन्ग है, साथ ही साथ ये स्फेरिकल है, तो ऐसा स्ट्रक्चर जो गोल हो और साथ ही साथ लेंथी हो, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है। इसको हम साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। सेंट्रियोल की शेप भी कुछ इसी तरह ही है, और उसी शेप को हम इसकी डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर रहे हैं। साइलेंड्रिकल अरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी 9 माइक्रोट्यूब्यूल मिल के रॉड लाइक स्ट्रक्चर, उन 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट जब एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में चेंज हो, या 9 माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर रॉड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करें, तो वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम नाम देते हैं सेंट्रियोल्स का। सो cylindrical array of 9 microtubules form an organelle known as centriole, यानी कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जब सिलेंडर नुमा शक्ल में अरेंज हो, और अरेंज हो के जो ऑर्गेनेली बनाएंगे उसको हम सेंट्रियोल का नाम देंगे। फर्दर सेंट्रियोल्स आर रॉड शेप्ड, इनकी शक्ल जो है वो रॉड नुमा होती है। दे आर नॉन मेम्ब्रेनस, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन लेस है। नेक्स्ट पॉइंट, अक्रेंस एंड लोकेशन। सेंट्रियोल कहाँ पाए जाते हैं, किन सेल्स में पाए जाते हैं, किन ऑर्गेनिज्म से पाए जाते हैं? सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन सेल्स ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, और साथ ही साथ लोअर प्लांट्स में, इन लोअर प्लांट सेल्स। अच्छा, पहले भी एक दो जगह ये वर्ड यूज हुआ है, हायर प्लांट्स और लोअर प्लांट्स का जिक्र हुआ है। तो प्लांट्स को अगर हम 2 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड करें, क्लासिफाई करें,
तो ऐसे पौधे जिनमें वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते, जो शुरुआती तौर पे एवोल्यूशन में पाए गए, जो शुरू में बने वो, और ऐसे पौधे जिनमें वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, ये दूसरा ग्रुप है। तो वो ग्रुप जिनमें जाइलम फ्लोएम मौजूद नहीं है, वेस्कुलर बंडल्स मौजूद नहीं है, उनको हम बोलते हैं लोअर प्लांट्स, जैसा कि ब्रायोफाइट्स हैं, मोसेस वगैरह। जबकि ऐसे पौधे जिनमें वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम वगैरह मौजूद होते हैं, इनको हम हायर प्लांट्स बोलते हैं। जितने भी सीड प्लांट्स हैं, फ्रूट प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे, या फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इन सब को हम हायर प्लांट्स कहते हैं। ये हायर प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो सेंट्रियोल्स लोअर प्लांट्स में मौजूद हैं, हायर प्लांट्स में नहीं है। और फिर लोअर प्लांट्स या फिर एनिमल सेल या माइक्रोऑर्गेनिज्म सेल के अंदर किस जगह पाया जाता है सेंट्रियो? टू एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब होता है बैरूनी साइड पे। किसका एक्सटीरियर? एक्सटीरियर टू दी सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बैरूनी साइड पे, यानी न्यूक्लियस की जो बैरूनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके बाहर ये मौजूद होते हैं। यहां हम देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहां बाहर ये दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं, दो हैं। और किसी भी नॉर्मल सेल के अंदर इनकी तादाद दो ही होती है। यहां पे भी यही मेंशन किया गया है, 2 सेंट्रियोल्स इन ईच सेल। हर सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर मौजूद होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ ये 90 का एंगल बना रहे होते हैं। इसी डायग्राम का हम अगर थोड़ा बड़ा करें तो एक इस तरह मौजूद है, दूसरा इस तरह। दोनों एक दूसरे के साथ 90 का यानी राइट एंगल बनाते हुए सेल में एक्सटीरियर ऑफ न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। और एक और बात कि दोनों को कलेक्टिवली सेंट्रोसोम का नाम दिया जाता है। जब सेल डिवाइड होने लगता है तो ये पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स ये डिवाइड होते हैं। ये एक सेट है, एक और इन्हीं जैसा सेट प्रोड्यूस होता है सेल डिवाइड होने से पहले, और वो सेट ट्रेवल करके इस साइड पे आता है दूसरे पोल्स पर, यहां पर मौजूद होके जो नॉर्मल फंक्शनिंग है इन सेंट्रियोल की, वो ये दोनों पेयर्स, दोनों सेट मिलके परफॉर्म करते हैं। यानी एक वक्त ऐसा भी आता है कि एक जोड़ा या एक पेयर सेंट्रियोल का यहाँ मौजूद जो नॉर्मली था वो डिवाइड होके एक और जोड़ा बनाता है, और ये दोनों मिलके अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा है? ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। हर सेंट्रियोल के अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हम माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं साइटोस्केलेटन के अंदर। और साइटोस्केलेटन में हमने कहा था कि साइटोस्केलेटन क्या है? ये सेल का स्केलेटन है जो डिफरेंट थ्रेड्स या फैब्रिक्स का कम्बिनेशन होता है, यानी मुख्तलिफ धागों या फैब्रिक्स, और उनमें एक जो तरह के सिंगल टाइप जो थी उनमें से एक किस्म जो थी उनको हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा था। और माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में हमने ये कहा था दे आर लॉन्ग अनब्रांच सिलेंडर्स, यानी बारीक लंबे और ब्रांचेस के बिना वाले ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो वही माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे भी मौजूद है, उन्हीं को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। हर सेंट्रियोल के अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। और फिर फर्दर अगर हम एक माइक्रोट्यूब्यूल निकाल, ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल मिल के एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, एक सेंट्रियोल की फॉर्मेशन कर, यानी 9 माइक्रोट्यूब्यूल इसके अंदर होंगे और 9 ही माइक्रोट्यूब्यूल इसके अंदर मौजूद होंगे। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे होंगे, 9 माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे मौजूद होंगे। तो क्योंकि ये जोड़ा है इसीलिए अगर हम दोनों में कलेक्टिवली माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो 9 और 9 18 माइक्रोट्यूब्यूल इन 2 सेंट्रियोल्स के अंदर मौजूद होंगे, जिनको हम कलेक्टिवली सेंट्रोसोम का नाम दे रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पे ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, और हर एक माइक्रोट्यूब्यूल फर्दर 3 ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होगा। एक सेंट्रियोल 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होगा, और हर माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो फर्दर अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे उसको ऑब्जर्व करें तो हर माइक्रोट्यूब्यूल मजीद 3 छोटे बारीक धागों पर मुश्तमिल होगा, जिनको हम ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। तो हर सेंट्रियोल 9 माइक्रोट्यूब्यूल पर, और हर माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो मजीद 3 ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होगा। इसी चीज को यहाँ पे भी बताया गया। 1 centriole is equal to 9 microtubule and each microtubule is equal to 3 tubules। तो इस तरह ये इसका स्ट्रक्चर होगा। इस तरह ये ट्यूब्यूल्स मिलके माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल जो कि तादाद में 9 होते हैं वो मिलके सिलेंड्रिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम सेंट्रियोल का नाम देते हैं।
लास्ट में हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे। फंक्शन में पहला फंक्शन है दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। जब सेल डिवाइड होने लगता है तो सेल के सेंटर में मौजूद क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनको पोल्स की तरफ ले जाना होता है। जबकि इससे पहले अगर हम देखें तो हमने कहा था कि सेल डिवाइड होने लगता है तो उस पर क्या है, जो सेंट्रियोल्स हैं ये अपने ही जैसे और सेंट्रियोल्स बनाते हैं जो अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। यहाँ क्या हुआ कि एक सेट इधर सेंट्रियोल का, दूसरा इधर है। इन सेंट्रियोल से क्या है, फाइबर्स, धागे या रस्सियां निकलेंगी, वो इन क्रोमोसोम्स के साथ आके अटैच होंगी और इनको अपने साथ खींच के अलग करके अपोजिट पोल्स की तरफ लेके जाएंगी। यहाँ से कुछ क्रोमोसोम इस तरफ चले जाएंगे, कुछ इस तरफ चले जाएंगे। आधे क्रोमोसोम इस साइड पे इस पोल पे, आधे क्रोमोसोम इस साइड पे इस पोल पे। और ये किस वजह से, इन सेंट्रियोल से आने वाले ये जो धागे थे ब्लैक कलर में हमने जिनको ड्रॉ किया, ये ब्लैक फाइबर्स, ये काले धागे जो थे, इनकी बदौलत ही क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पर अलग होकर जा सकते हैं और पहुंचते हैं। ये काले धागे इन सेंट्रियोल्स की वजह से बनते हैं और इनमें से हर एक को हम स्पिंडल फाइबर का नाम देते हैं, जबकि इनको कलेक्टिवली हम स्पिंडल स्ट्रक्चर्स या फिर माइटोटिक स्ट्रक्चर या फिर माइटोटिक स्पिंडल्स का नाम देते हैं। तो पहला पॉइंट स्पिंडल फाइबर से रिलेटेड है कि सेंट्रियोल्स जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्म में इन्होंने क्या करना होता है, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं सेल डिवीजन के दौरान। दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दूसरा पॉइंट है दे आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लोकेशन ऑफ फरो ड्यूरिंग सेल डिवीजन। पहला फंक्शन भी सेल डिवीजन के दौरान था और वो था कि स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते। दूसरा फंक्शन का पॉइंट भी सेल डिवीजन से ही रिलेटेड है और इसमें क्या हो रहा है कि ये फरो को लोकेट करने में हेल्प कर रहे हैं। अब फरो लोकेशन का क्या, इससे क्या मुराद है, सेल जब सारी चेंजेस सेल में हो जाती हैं और सेल ने 1 से 2 में चेंज होना होता है माइटोसिस के अंदर, तो क्या होता है, इसका साइटोप्लाज्म और इसकी जो मेम्ब्रेन है वो डिवाइड होती है सेंटर से ये 2 हिस्सों में आहिस्ता आहिस्ता इस तरह सेंट्रलाइज्ड, यानी सेल मेम्ब्रेन दरमियान से सेंटर से जो है वो अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाती है दोनों साइडों से। इस तरह एक सेंटर में यूँ कह लें कि क्यारी नुमा स्ट्रक्चर, एक इन्वेजिनेटेड पार्ट की फॉर्मेशन होती है। ये इन्वेजिनेटेड पार्ट जो सेल के सेंटर में सेल डिवीजन की फाइनल स्टेज पे बनती है, इसको फरो का नाम देते हैं क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान बन रहा है, इसीलिए हम इसको फरो ऑफ सेल डिवीजन नाम देंगे। और ये क्या है, एक्चुअली वो जगह है जहां से सेल ने 2 हिस्सों में तकसीम हो जाना है। ये किस जगह बननी है इसका तयन करने में भी सेंट्रियोल हेल्प कर रहे होते हैं। इसी चीज को यहाँ इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है कि दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लोकेशन ऑफ फरोइंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान फरो को लोकेट करने में, उसने कहाँ पे बनना है उसकी निशानदेही करने में मदद कर रहे होते हैं। आखिरी पॉइंट है दे फॉर्म सीलिया। सीलिया की फॉर्मेशन करते हैं, सीलिया की फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये फंक्शंस थे सेंट्रियोल के। इससे पहले हमने वैक्यूल को डिस्कस किया, फिर सेंट्रियोल की बात की। दोनों ही सिंपल ऑर्गेनेलीज हैं, बहुत ही थोड़ा बहुत डाटा इनका हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद है और ये जितना भी डाटा है आपने ऐसे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना है। नोट आ सकता है वैक्यूल के ऊपर, इसके फंक्शन पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। सेंट्रियोल का इसी तरह नोट आ सकता है या फिर इसके फंक्शंस के बारे में पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ की फॉर्मेशन हो सकती है। स्पेशली ये वाला पोर्शन एमसीक्यूज़ टाइप ऑफ क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये एमसीक्यूज़ ना सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर इम्पॉर्टेंट है बल्कि ये वाले पॉइंट, इससे बने वाले एमसीक्यूज़ एमडी कैट में आने वाले क्वेश्चंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। आपको ये स्कीम याद रखनी है, ये पैटर्न याद रखना है कि एक सेंट्रियोल के अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल और एक माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर 3 ट्यूब्यूल्स। इस तरतीब को याद कर लेंगे तो आपके लिए आसान होगा कि किसी भी सेल के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल हो सकते हैं, कितने ट्यूब्यूल हो सकते हैं, कितने सेंट्रोसोम वगैरह हो सकते हैं, आप इजीली उनको आंसर कर सकते हैं। होप सो कि आपको क्लियर होगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
आज की वीडियो हम इसी पर एंड करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनेली के साथ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।